Hello students, welcome to YouTube channel of Veena Memorial Senior Secondary School online classes. Today I am going to teach Political Science chapter 1 of class 8 and the topic is the Indian Constitution. This is the sixth video of this chapter. लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो नेशनलिस्ट होते हैं वो प्लान कर लेते हैं और इमेजिन कर लेते हैं कि इंडिया जब फ्री हो जाएगा तो कैसा दिखाई देगा और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम स्टार्ट हो जाता है और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होती है वो इस टास्क को पूरा करती है और कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है और जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स होते हैं यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए इस बात को माइंड में रखते हैं कि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है और इंडिया की जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आखिर की फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले आता है फेडरलिज्म। दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द मोर देन द वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इन द कंट्री। फेडरलिज्म का मीनिंग होता है कि किसी भी कंट्री के अंदर एक से ज़्यादा लेवल पर अगर गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है तो उसे बोलेंगे फेडरलिज्म। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल एंड एट द सेंटर। इंडिया के अंदर हमारी गवर्नमेंट दो लेवल पर काम करती है, सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर। पंचायती राज इज़ द थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट एंड यू हैव रीड अबाउट इन दिस क्लास 6। पंचायती राज सिस्टम जो कि थर्ड टायर है गवर्नमेंट का, उसके बारे में आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। वी लुक्ड एट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन क्लास 7 और स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शनिंग आप क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। वी विल रीड मोर अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस साल हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। द वास्ट नंबर ऑफ द कम्युनिटीज इन इंडिया मीन्ट दैट a system of the government needed to be devised that did not involve only the one person sitting in the capital city of New Delhi and making decisions for everyone. इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं और ऐसी कंट्रीज़ के अंदर जहाँ इतनी सारी कम्युनिटीज़, एक ऐसे सिस्टम की नीड है, एक ऐसे गवर्नमेंट की नीड होती है जिसके अंदर ना सिर्फ दिल्ली में बैठकर कोई पर्टिकुलर कोई एक पर्सन इंडिविजुअली डिसीजन मेकिंग करे, बल्कि it was important to have the another level of the government in state so that the decision could be made for the particular area। बल्कि नीड इस चीज़ की है कि एक और लेवल की गवर्नमेंट स्टेट में हो जो कि अपने पर्टिकुलर एरिया का डिसीज़न ले। यानी कि इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन ये सही नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके डिसीज़न भी सेंट्रल गवर्नमेंट ले। यानी दिल्ली में बैठने वाले जो लीडर्स हैं वो हर स्टेट के लिए डिसीज़न लें। वाइल ईच स्टेट in India enjoys autonomy in exercising power on the certain issues subject of national concern required that all of this state follow the laws of central government। हर एक स्टेट के अंदर इंडिया के अंदर वो ऑटोनॉमी को एंजॉय करते हैं, यानी स्टेट गवर्नमेंट अपनी कुछ पावर्स जो है वो एक्सरसाइज करते हैं और उसमें उनकी ऑटोनॉमी होती है, लेकिन कुछ सर्टेन इश्यूज़ होते हैं जो नेशनल कंसर्न के होते हैं उसमें सभी स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज को फॉलो करना होता है। यानी कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रीडम के साथ काम करती है और कुछ इश्यूज़ होते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लिस्ट दैट डिटेल द इश्यूज़ दैट ईच टायर ऑफ द गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक लिस्ट है जो उसमें डिटेल में ये बताती है कि कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पर तीनों लेवल की जो गवर्नमेंट्स है वो लॉज बना सकती हैं। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्पेसिफाइज वेयर द ईच टायर ऑफ द गवर्नमेंट कैन गेट द मनी फ्रॉम फॉर द वर्क दैट इट डज। यहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा है कि किस तरीके से ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट उनको ये काम करने के लिए मनी कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगी उनको मनी। Under federalism, the states are not merely agent of the federal government, but draw their authority from the constitution as well। फेडरलिज्म के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की एजेंट ही नहीं होती बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इनको अथॉरिटी भी होती है। ऑल पर्सन इन इंडिया आर गवर्न बाय द लॉज एंड पॉलिसीज मेड बाय द ईच ऑफ दिस लेवल और गवर्नमेंट। और जितने भी सिटीजन्स इंडिया के अंदर रह रहे हैं उनको उन लॉज और पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है जो कि इन दोनों लेवल की गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते हैं। अब हमारा सेकंड टॉपिक आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। The different tiers of the government that you just read about consist of the representatives who are elected by the people। अभी आपने जो दो टायर्स पढ़े हैं गवर्नमेंट के, यानी दो लेवल पढ़े हैं, उनसे आपको पता चलेगा कि जो गवर्नमेंट होती है वो रिप्रेजेंटेटिव से बनती है जिनको इलेक्ट हम करते हैं, जिनको लोग इलेक्ट करते हैं। योर क्लास 7th बुक बिगेन विद द स्टोरी ऑफ कांता
हु वॉज स्टैंडिंग इन द लाइन टू वोट ड्यूरिंग एन इलेक्शन। जैसा कि आपने क्लास 7 में कांता की स्टोरी पढ़ी होगी कि जो कांता है वोटिंग की लाइन में खड़ी होती है और जिस तरीके से उसके जो एम्प्लॉयर्स वोट देते हैं उसी तरीके से वो भी देती है और उसे काफ़ी खुशी होती है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें चाहे गरीब हो या अमीर सभी एक ही लाइन में खड़े हैं और सभी लोगों को वोट देने का राइट है। तो इंडिया क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और जिससे गवर्नमेंट बनती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी देता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की, यानी कि एक एज होने के बाद जो कि 18 ईयर है हमारे इंडिया में, आप वोट दे सकते हैं। इसे बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। व्हेन दे वर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, the members of the Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared the mass of the universal adult suffrage, that this would help encourage the democratic mindset and break the clutches of the traditional caste, class and the gender hierarchies। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग हो रही थी, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये फील किया कि जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में हेल्प करेगा और इनकरेज करेगा डेमोक्रेटिक माइंडसेट को, और जो ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम है, जो जेंडर हायरार्कीज हैं, इन चीज़ों को बिल्कुल तोड़ देगा। दिस मीन्स दैट द पीपल ऑफ द इंडिया हैव द डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। इसका मतलब ये था कि जो इंडिया के लोग हैं वो डायरेक्टली उनका इंपॉर्टेंट रोल होगा इलेक्शंस के अंदर, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन पाएंगे। ऑल्सो एवरी सिटीजन्स ऑफ द कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज हर सोशल बैकग्राउंड कैन ऑल्सो कॉन्टेस्ट इन द इलेक्शन। यहाँ तक कि इस कंट्री का हर एक सिटीज़न, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज़ हो, चाहे उसका कोई भी बैकग्राउंड हो, रिच हो पुअर हो, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। दिस रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव है वो पीपल के लिए अकाउंटेबल होंगे। यू विल रीड मोर देन वाई द रिप्रेजेंटेशन इज क्रूशियल टू डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग इन यूनिट 2। क्यों रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी होता है डेमोक्रेटिक फंक्शन में, ये हम चैप्टर यूनिट 2 में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।